ये जो नाम है रितेश त्रिपाठी, हम्म। इसके आगे जो टाइटल आपको कब लगा कि कोई एक ऐसा टाइटल स्पेशल टाइटल होना चाहिए? जैसे अब है एसीपी रितेश त्रिपाठी। आप मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि नहीं यार अब तो पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करना है? देखिए, थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही। कई एनकाउंटर्स हुए हैं, बड़े बड़े अपराधी हम्म। आपने मतलब गिरफ्तार किए हैं, तो उनमें से किसी ने आपको थ्रेटन करने की कोशिश की हो कभी? कि जीवन धन्य उसी का है देश में, जीवन धन्य उसी का है देश में, देश की खातिर प्राण गवाए, और शीश जो मांगे ये माटी हमारी, तो होके प्रसन्न स्वशीश चढ़ाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक की खास पेशकश शख्सियत में। कुछ नौजवान अपनी आंखों में सपने लिए उड़ान भरते हैं एक, कि देश के लिए सेवा करने का उन्हें मौका मिले और तन पर खाकी वर्दी हो। पर कुछ चुनिंदा लोगों के ये सपने पूरे हो पाते हैं। उन चुनिंदा लोगों में से आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। एसीपी रितेश त्रिपाठी जी, जो कि गाजियाबाद के युवाओं के लिए भी एक आइकन बने हुए हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। तो जो हमारे दर्शक थे वो आपके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। सर, मैं पहला जो मेरा प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी जन्मभूमि क्या है? कहाँ से बेसिक शिक्षा ली, कहाँ से हायर एजुकेशंस किए, कहाँ से क्वालिफिकेशंस किए? देखिए, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है, जी। और लखनऊ से ही मैं बिलोंग करता हूँ। वैसे जो मेरा मूल जनपद पड़ता है वो बहराइच पड़ता है। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो प्रारंभिक शिक्षा वो सारी लखनऊ से हुई है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग, ये नोएडा से जेएसएस कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए सॉफ्टवेयर में जॉब भी की थी, जी। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन के लिए, सिविल्स की प्रिपरेशन के लिए गया, समय तैयारी की, और उसके बाद जो है इसके पहले मैं कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर था, और उसके बाद जो है डिप्टी एसपी की पोस्ट पर 2017 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद से मैं इस पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ये जो नाम है रितेश त्रिपाठी, इसके आगे जो टाइटल आपको कब लगा कि कोई एक ऐसा टाइटल स्पेशल टाइटल होना चाहिए? जैसे अब है एसीपी रितेश त्रिपाठी। आप मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि नहीं यार अब तो पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करना है? देखिए, थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही। जी। फैमिली में मेरे फादर भी सिविल सर्विसेज में थे, तो रुझान तो शुरुआत से था, और दुर्भाग्यवश जब मेरे फादर नहीं रहे उसके बाद फिर एक ऐसी सोच रही कि अब सिविल सर्विसेज में ही जाना है और वही अब करियर बनेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी जो मेरी आईटी की जॉब थी उसको मैंने क्विट कर दिया था, और फिर मैं सिविल्स की प्रिपरेशन के लिए आ गया था। चूँकि एक जुड़ाव फ़ोर्स के प्रति बचपन से देखते आ रहे थे, साथ में कई अधिकारियों को देखा, पुलिसकर्मियों को कई जो है काम करते हुए देखा, तो एक ये रुचि थी कि हाँ, यूनिफ़ॉर्म का जो अपना एक चार्म है, जी। वो अगर मुझे मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए जो है पुलिस फ़ोर्स में जाने की हमेशा से एक चाहत रही थी। कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, संघर्ष तो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, जी। वो इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से माने जाते हैं। तो संघर्ष तो रहा। कई बार ऐसा भी लगा कि क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा आता है। मैं अधिकतर जब भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनसे बताता हूँ कि लाइफ में या प्रिपरेशन में आपके हमेशा ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक पड़ाव होता है, जर्नी का एक हिस्सा होता है। अगर आप लगे रहेंगे, आपका लक्ष्य क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, तो थोड़ा समय भले ही लगे लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। जब ये ऐसी परिस्थिति आती थी, मनोबल टूट जाता था, तो किससे इंस्पायर होके दोबारा एकदम से पॉजिटिवनेस आना और फिर दोबारा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश? देखिए, यही वो समय होता है जब आपका जो परिवार है, जी। जो आपके मित्र हैं, वो आपका सपोर्ट करते हैं। ये इसीलिए इसीलिए हम सोशल
सोशल बीइंग है, वहीं पर आपको आपके परिवार की ज़रूरत होती है, आपके दोस्तों की ज़रूरत होती है, जो आपको मोटिवेट करें। आपकी अगर कोई कमियां भी हैं तो उनको भी बताते हुए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, और वो सपोर्ट हमेशा मुझे अपनी फैमिली से मिला। उन्होंने कभी भी किसी तरीके से जो है लेट डाउन नहीं होने दिया, और फिर सभी को जब वो अंत में लक्ष्य प्राप्त हुआ तो सभी को वो बराबर की खुशी रही, वो सभी उसके बराबर के हिस्सेदार रहे। ये इस सवाल से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, जन्मभूमि क्या रही। अब आ जाते हैं कर्म भूमि पर। पहली पोस्टिंग कहाँ रही है आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग गाज़ियाबाद में ही है, और मैं पिछले लगभग 3 साल से गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ। जब पहली बार आपने ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग से अलग ज्वाइनिंग होती है। जब आप लोगों के बीच आते हैं, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, तो कैसा अनुभव था आपका जब पहली बार आप उस कुर्सी पर बैठे और आपके मन में एक सवाल हुआ कि यार मुझसे कोई गलत चीज़ ना हो जाए बस? देखिए, ट्रेनिंग में आप एकेडमी में रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फील्ड एक्सपोजर मिलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। और जब आप फील्ड में आते हैं रियलिटी में, तो आपको जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको होते हैं, तब आप सीखते हैं, तब आप समझते हैं कि हाँ, जो हमारा सिस्टम है, पुलिसिंग का सिस्टम, वो कैसा है, पब्लिक की हमसे डिमांड क्या है, पब्लिक हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हमें क्या डिलीवर करना है, और किस तरीके से जो है पूरा जो सेटअप है सोसाइटी का, वो किस तरीके से चल रहा है। तो वो मैंने यहीं गाज़ियाबाद में आके सीखा। और गाज़ियाबाद, मैं फॉर्चुनेट ये रहा कि गाज़ियाबाद जैसी सिटी में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जहाँ पर एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पर, और मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ का जो मेरा अनुभव है, वो सर्विसेज में मेरे आगे काफ़ी काम आएगा। मैंने आपको अभी बीते कुछ दिनों पहले शिवरात्रि आई थी, हम्म। तो मैंने आपका बंदोबस्त देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने भी बड़ी सराहना की। मैं एक वो पल जानना चाहता हूँ आपसे कि कोई ऐसा एक पल बता दीजिए मुझे जब लोगों ने आपको बहुत सराहा हो, पॉजिटिवनेस आई हो बहुत। देखिए, शिवरात्रि की जो आपने चर्चा की, वो दुधेश्वर नाथ गाज़ियाबाद का, बल्कि इस पूरे पश्चिम क्षेत्र का बहुत ही पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। जी। और यहाँ पर जो शिवरात्रि के समय जो भीड़ होती है, जो कांवड़ के समय जो भीड़ होती है, वो उस क्राउड को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए हम लार्ज स्केल पर उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। और अभी वर्तमान कमिश्नर सर और पिछले जो हमारे कमिश्नर सर थे गाज़ियाबाद के, उनके गाइडेंस में हम लोगों ने पिछले 3 बार से यहाँ पर सावन के कांवड़ के उत्सव को बहुत अच्छे तरीके से कराया है। भीड़ एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा, अगर 5 लाख एक्सपेक्ट किया था तो भीड़ 10 लाख तक क्रॉस कर गई। लेकिन फिर भी चूंकि हमने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, प्रॉपर बैरिकेडिंग, प्रॉपर फोर्स, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, प्रॉपर एंट्री एग्जिट, पूजा की टाइमिंग, सभी चीज़ों को मैनेज किया हुआ था, तो इस वजह से वो पूरा कार्यक्रम, और उसमें पुलिसकर्मियों की सभी की कई दिन रात की मेहनत रही। हम लोगों को कई कई दिन उसमें जगना पड़ा। फिर उसके बाद उसका जो प्रोत्साहन हमें मिला, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। कई लोग हम लोगों से मिलने आए, उस सक्सेसफुल कार्यक्रम को कंप्लीट करने, बिना किसी हैसल के वो पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ। तो पूरे जो हमारा कोतवाली क्षेत्र है, पूरे गाज़ियाबाद के क्षेत्र के लोगों द्वारा उसको सराहा गया। तो वो फिर आपको ये लगता है कि हाँ, आपने जो मेहनत की, जितना परिश्रम किया, वो वर्थ है। अच्छा, आजकल मैंने देखा युवाओं में आपको है ना, आपके नाम से कोई नहीं जानता। हम्म। ज़्यादातर मैंने छोटे बच्चों को भी देखा, तो वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, अरे वो इंस्पेक्टर साहब। उन्हें अच्छा रैंक का तो पता नहीं, आप एसीपी हैं, इंस्पेक्टर, अच्छा वो सर है ना, तो वो आपको कोई सिम्बा के नाम से बुला रहा है, कोई सिंघम के नाम से बुलाता है। तो असल में तो एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी थी। जैसे आपने बहुत से मतलब ये धरपकड़ हो रही हैं और कई एनकाउंटर्स हुए हैं, बड़े बड़े अपराधी आपने मतलब गिरफ्तार किए हैं, तो उनमें से किसी ने आपको थ्रेटन करने की कोशिश की हो कभी? नहीं, देखिए, ऐसा ऐसा तो कभी नहीं अभी हुआ कि देखिए, थोड़ा सा जो पुलिसिंग आप लोग मूवीज़ में देखते हैं और रियलिटी की पुलिसिंग में बहुत डिफरेंस होता है। हम प्रॉपर होमवर्क करके और प्रॉपर प्लानिंग के तहत चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। जी। और जो इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उन जी। पे अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर लॉ एक्शन लिया जाता है। और पूरा कोशिश ये रहती है कि सोसाइटी का जो लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, जो पब्लिक ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, वो किसी भी तरीके से उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आने पाए। तो हमारी पुलिस फोर्स पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अपराधी की इतनी हिम्मत होगी कि वो धमकी दे सके। जी। जी। आपकी फ़िटनेस को लेकर जो यूथ है वो बड़ा प्रोत्साहित रहता है लेकर कि भाई सर बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो ये जो वर्कआउट का जो आपका शौक रहा है, ये शुरू से ही रहा है या अभी? देखिए, फ़िटनेस को लेके तो शुरुआत से एक रुझान तो था ही,
लेकिन जैसे कि आप जानते हैं जब तैयारी में हम लोग आते हैं सिविल्स की तैयारी में, तो वो फेज़ में फिर आप फोकस आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। तो जब एक बार इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने अब इस पे थोड़ा-सा और ध्यान दिया। मैंने कहा कि हाँ, अब अपनी फ़िटनेस पे भी काम करना चाहिए। तो 3-4 साल का समय लगा और अभी भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी समय निकल पाए। आप जैसा कि जानते हैं कि मुश्किल होता है, दिन भर रूटीन फिक्स नहीं होता है, कई-कई बार देर रात हो जाती है, कभी साथ सुबह जल्दी जाना होता है। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि समय निकाल सकूँ, 1 डेढ़ घंटा भी अगर फ़िटनेस के लिए आप निकाल पाएँ, तो मैं वही प्रयास करता हूँ। तो कठिन नहीं होता कि पहले सुबह तो शेड्यूल आपका बड़ा टाइट रहता है, उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना, उसके बाद अपने आप को टाइम देना, मतलब फिटनेस को टाइम देना अपनी, कैसे कर पाते हैं इतना सब कुछ? देखिए एक मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक सफल पुलिसकर्मी या एक सफल इंसान भी लाइफ में होना है, तो आपका मैनेजमेंट, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल ज़रूर होनी चाहिए, और वो टाइम मैनेजमेंट से बड़ा मैनेजमेंट कोई भी नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ, और मैं जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती है, हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। और फिर आपकी प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी प्रायोरिटी में फिटनेस है, तो मुझे जहाँ भी स्पेयर टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फिटनेस पे लगाऊँ। और फिर डिसिप्लिन, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका डिसिप्लिन। आपको अपने डाइट पर और अपने रूटीन पर डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क को भी टाइम दीजिए, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। आप लाइफ को बिल्कुल मोनोटोनस भी ना बना दें कि आपकी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट ना रह जाए, जी। उसको भी कुछ समय दीजिए, अपनी फ़िटनेस को भी टाइम दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को भी टाइम दीजिए। तो अगर आप प्रॉपर्ली प्लानिंग करके, मैनेज करके चीज़ों को चलें, तो चीज़ें हो सकती हैं। मैंने पुलिस कर्मियों में एक चीज़ बहुत शायद ही मैंने देखी है, वैसे अभी तक तो देखी नहीं है, वो आपने देखी थी, उनकी आवाज़। जैसे पर्सनैलिटी है आपकी, तो मैंने 15 अगस्त पे अपने स्वतंत्रता दिवस पे आपने एक गाना गाया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने पोस्ट देखी, फिर मैंने वो रिपोस्ट करी। तो इसके अलावा कोई ऐसा आपका शौक हो जिस पर आप रोशनी डालना चाहें? क्योंकि हमने तो वही शौक उस दिन पहली बार देखा था कि अच्छा ACP साहब गाना भी गाते हैं। देखिए, सिंगिंग का शौक तो है, जी। मौका कम मिल पाता है, इसलिए जब कभी मौका मिलता है तो गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। हॉबीज़ और भी हैं, शौक और भी हैं, जैसे कि मुझे लिखने का, मैं राइटिंग का भी मुझे शौक है। जी। मैं कविताएँ भी लिखता हूँ, कभी-कभी गज़लें, शायरी भी लिखता हूँ, और कविता पाठ करने का भी मुझे शौक है। और थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है, मेरे पिताजी भी कवि थे, कवि सम्मेलन इत्यादि होता रहता था, तो वो भी एक पहलू है। लेकिन अब चूँकि जॉब का नेचर ऐसा है कि हर चीज़ के लिए समय निकाल पाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए। मुश्किल है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा एस्पेक्ट अभी जो है इग्नोर चल रहा है। समय मिलेगा तो उस पे भी काम करेंगे। कोई एक ऐसी छोटी-सी कविता दर्शकों के लिए? अ, ठीक है, ये मेरी तो लिखी हुई नहीं है, ये मेरे पिताजी की लिखी हुई है। जी। वीर रस की एक कविता है, मैं सुनाता हूँ आपको। कि जीवन धन्य उसी का है देश में, जीवन धन्य उसी का है देश में, देश की खातिर प्राण गवाए, और शीश जो मांगे ये माटी हमारी, तो होके प्रसन्न स्वशीश चढ़ाए, और अंग जो माँ का उघारे समीर, तो वक्ष में तीर सा जाके समाए, और देश का भाल झुकाना जो चाहे, तो भाले की नोक पे भाल नचाए। देश का भाल झुकाना जो चाहे, तो भाले की नोक पे भाल नचाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कविता थी। देश प्रेमी बहुत, मतलब बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं आप जैसे ही, जिनके दिलों में आज भी मतलब एक जुनून होता है। अच्छा, वो जो आपकी पोस्ट थी ना, वो देखकर मतलब जो और भी लोग थे उन्होंने कहा अरे ACP साहब में तो यार तूफानी जज्बा है देश को लेकर। तो मैं अपनी क्षेत्र के वासियों के लिए, और जो यूथ है जो आपको फॉलो कर रहा है, क्योंकि यूथ आपको देखकर आगे बढ़ेगा तो कोई ट्रैक उसे सही मिल जाएगा, सही लाइन मिल जाएगी, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहें, यूथ के लिए स्पेशली? देखिए, यूथ पूरे हमारे देश की आधारशिला है। जी। जो हमारा युवा है, उसकी एनर्जी ही ये डिसाइड करेगी कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने सभी देशवासियों से, सभी से ये अपील करूँगा कि ये जो समय है, ये लाइफ का मेक और ब्रेक का टाइम होता है। अगर इस समय आपने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये गारंटी मानिए, ये हो सकता है कि
कभी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, कभी थोड़ा जल्दी हमें मिल जाता है, लेकिन अगर आपने एक दृढ़ संकल्प ले लिया तो आप लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन यही समय वो भी होता है जहाँ पर कई बार जो हमारा यूथ होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है और फिर हमें उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके देखने को मिलते हैं। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि बिल्कुल अपने दिमाग को सकारात्मक रखिए, अपने इस जो ये समय है इसमें अपने लक्ष्य को लेके फोकस्ड रहिए, अपने लाइफ में इंजॉयमेंट भी करिए, अपने लाइफ में अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करिए, पर साथ में अपने जो आपका जो लक्ष्य है वो आपको पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप सिविल्स में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में, आप आर्ट्स में, आप स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वो संभव है। तो बस अपने आप को पॉजिटिविटी से घेर के रखिए, निगेटिविटी से दूर रखिए और मेरी तरफ से जितने भी लोग सभी को ऑल द बेस्ट। तो दर्शकों, जो आपके सवालों की फेयरलिस्ट थी वो मैं एसीपी साहब के समक्ष रखी मैंने, उन्होंने उनके जवाब भी दिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कोई सवाल आपका छूट तो नहीं गया। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।